तो कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर राजस्थान के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। चुनाव से पहले सबसे पहले तो उन्हें ये तय कर लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो हिंदू मुसलमान तो शुरू हो ही जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जाति और धर्म की राजनीति को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान भी आने लगता है। हालांकि अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा, जाति या समुदाय भारी पड़ेगा या फिर जनता के मुद्दों पर बात कर रही विपक्षी पार्टी के मुद्दे भारी पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं चुनाव से। चुनाव चाहे पंचायत के हों, चुनाव चाहे विधानसभा के हों या चुनाव चाहे लोकसभा के, चुनाव होते हैं और हर एक चुनाव में देखने को मिलता है कि जाति और धर्म को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां संजीदा रहती हैं, क्योंकि एक एक वोट बैंक सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए मायने रखते हैं। हालांकि देखा यह जा रहा है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो हिंदू वोट बैंक है, लेकिन क्या हिंदू वोट बैंक भी अब बीजेपी के हाथ से निकल रहा है? और अगर हिंदू वोट बैंक भी बीजेपी के हाथ से निकल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि 2024 की सत्ता मोदी जी के हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाली। लेकिन 24 का चुनाव तो दूर है, इस साल के चुनावों पर अगर एक नजर डाला जाए तो क्या इस राज्य के चुनाव ही तय कर देंगे कि आखिरकार 2024 की सत्ता का मालिक कौन होगा, 2024 की सत्ता पर आखिरकार कौन काबिज होगा। अभी तक के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, चाहे बात हिमाचल की कर लें, चाहे बात दिल्ली MCD की कर लें, दिल्ली मेयर चुनाव की बात कर लें, या बात कर लें उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो चुनाव हुए उनके, या सीधे तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम चुनावों में विपक्षी पार्टियां हावी रही हैं। और कर्नाटक चुनाव के नतीजे ये जाहिर तौर पर बताते ही हैं कि इस बार विपक्ष मजबूत हो चला है। अगर विपक्ष मजबूत हो गया है तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़नी तय हैं। और अगर 2024 से पहले तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो क्या मोदी सरकार का खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन आखिरकार राजनीतिक विश्लेषक ये क्यों कह रहे हैं कि अगर हालात इसी तरीके से रहे तो फिर समझ लीजिएगा कि 24 से पहले ही यानी कि 23 में लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में लगातार हो रहे फेरबदल या लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से उठाए जा रहे तमाम कदम ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि सरकार इस वक्त एक्टिव है। लेकिन बात इस साल के 3 राज्यों की करना जरूरी है, क्योंकि 3 राज्य के चुनाव ही तय कर देंगे कि 24 में विपक्ष खड़ा कहां है और सत्ता पक्ष आखिरकार कितना मजबूत है। राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दोनों एक ऐसे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए मायने रखते हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो जब से सरकार बनी है पायलट वर्सेस गहलोत देखने को मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से CM चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, यह नहीं तय हो पा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री बनाए या फिर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किसको लेकर किया जाए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने चुनावों से पहले हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए तमाम कार्ड खेल दिए हैं, चाहे वो मंदिर के पुजारियों को पेंशन देने की बात हो, या महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने की बात हो, या फिर रोजगार को बढ़ावा देने की बात हो। हालांकि इसमें कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी का जबलपुर पहुंचना, नर्मदा नदी पर पूजा अर्चना करना और साथ ही साथ ये भी एक मैसेज देना कि अगर बीजेपी 2 कदम आगे चल रही है तो कांग्रेस ने 4 कदम आगे पहले ही बढ़ा दिए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, यह है कि क्या सिंधिया का इंतजार कांग्रेस में अभी भी किया जा रहा है, क्योंकि सिंधिया एक ऐसे चेहरे हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इन्हीं मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी मौजूद रहेंगे, जो कि चुनावी खबरों पर लगातार एक के बाद एक अपडेट तो दे ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ चुनावी खबरों पर नजर भी बनाए हैं। अब ये जो मेरे सहयोगी बैठे हैं, सबसे पहले मानसी से बात करेंगे। और मानसी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 24 का
का चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन इस साल के 3 राज्य के चुनाव ही तय कर देंगे कि विपक्ष कहां खड़ा है और सत्ता पक्ष की स्थिति क्या है। तो 3 में से अगर 2 राज्यों का जिक्र करें जिन पर ज्यादा फोकस हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, यहां की स्थितियां क्या कहती हैं और पायलट के कांग्रेस से अलग होने का कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा और सिंधिया के वापस कांग्रेस में जाने से सिंधिया को या कांग्रेस को कितना फायदा होगा। देखिए, राजस्थान की सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कलह देखने को मिल रही है वो जग जाहिर है, और विधायक जो है वो लगातार जो है वो अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। भले ही कांग्रेस आलाकमान इस वक्त अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए नजर आ रही है और सचिन पायलट को दरकिनार कर रही है, लेकिन अशोक गहलोत की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बड़ा आरोप सचिन पायलट ने लगाया कि वसुंधरा राजे के साथ साठगांठ करके राजनीति की गई है अशोक गहलोत की तरफ से। तो यहाँ पर बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया सचिन पायलट की तरफ से कि वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेकर के अशोक गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की, और कई सारी सबूत भी सचिन पायलट की तरफ से दिखाए गए। तो कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर राजस्थान के लिए काफी मुश्किल खड़ी करने वाली है। चुनाव से पहले सबसे पहले तो उन्हें ये तय कर लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और अगर सचिन पायलट को दिया जाता है तो सचिन पायलट यहाँ पर बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात पायलट का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि राजस्थान में एक बड़े चेहरे हैं, सिंधिया का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़े चेहरे हैं। लेकिन बात अगर वोट बैंक की जाए तो इस बार देखा यह जा रहा है कि वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की जहां तैयारियां जोरों शोरों से नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर 2 राज्यों पर पड़ेगा। वो 2 राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर गए थे। और हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दोनों राज्यों में इस यात्रा का एक बड़ा फर्क पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जनता इस बार दोनों राज्यों में कांग्रेस का जिक्र कर रही है। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी सिद्धार्थ भी बने। सिद्धार्थ, चुनाव आते नहीं है कि वोट बैंक की जो राजनीति है वो शुरू हो जाती है, धर्म और जाति की राजनीति शुरू हो जाती है। तो इस बार 2 राज्यों की अगर बात करें जो कि ज़्यादा चर्चाओं में है पायलट और सिंधिया की वजह से, तो दोनों राज्यों की तस्वीर कहती क्या है, और क्या वाकई यहाँ पर जाति और धर्म हावी होंगे या फिर कांग्रेस पार्टी की जो रणनीतियाँ हैं वो कामयाब होंगी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये सारी की सारी परिस्थितियाँ इस समय राजनीतिक रूप से देखी जा रही हैं, समीकरण जिस तरह से बिठाए जा रहे हैं, देखिए पार्टी में और चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, दोनों ही जगहों पर एक तरफा जो है कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ना तो जो है एक तरफा धार्मिक माहौल ही पूरे के पूरे काम आएगा और ना ही एक तरफा धार्मिक एजेंडा काम आएगा। बात विकास की भी होगी और बात जो है वो विश्वास की भी होगी, बात धर्म की भी होगी। तो ये सारे ही मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें तो हम पहले जो है धार्मिक मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस के ऊपर शुरुआत से ही यह आरोप लगता चला आया है कि वो एक तरफा कभी जो है वो केवल वोट बैंक को साधने के लिए हिंदुत्व की राजनीति करती है, और बीजेपी को जो इसको कहते हैं कि प्रो हिंदू पार्टी जिस तरह से देखा जाता है। तो मैं बीजेपी के एजेंडे को अभी छोड़ता हूँ कुछ देर के लिए, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करता हूँ तो कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत किया है इस एजेंडे को एक तरह से सेट करने के लिए, और चुनावी रणनीतियों को देखते हुए उन पर जो है एक लंबी प्लानिंग के तहत ये लंबी तैयारी है कांग्रेस की। और इस तैयारी को करने के लिए कांग्रेस को बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बस वो अपने नेताओं को ये बात समझाने में जो है कामयाब रहे कि इस एजेंडे के खिलाफ कुछ भी ना बोले या बयानबाजी ना करे, तो उसमें आगे चलते देख सकते हैं इसमें फायदा। एक सवाल ये रहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा जिसका जिक्र इस वक्त करना जरूरी है क्योंकि चुनाव सर पर है, तो भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देख रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और अगर असर दिखता है तो क्या 24 के चुनाव तक वाकई कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बराबर आ जाएगी? देखिए, मेरा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है हर एक जगह पर लगभग पड़ा है। राहुल गांधी की छवि में भी एक बहुत बड़ी सुधार हुई है, जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर जुड़ करके उन्होंने यात्रा की है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा क्या जो है वो बीजेपी के बराबर आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें जो है वो आगामी चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन वह जो है दक्षिण के राज्यों में ज़्यादातर असर देखा गया है, और इसके अलावा जहाँ पर कांग्रेस सरकार थी उन राज्यों पर ज़्यादा असर देखा गया है इसका। तो मेरा मानना है कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस को बीजेपी के बराबर की एक पार्टी अगर फिर से एक बार बनना है, तो उससे अभी थोड़ा सा जो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल पर अपना ध्यान ज़्यादा फोकस करके वो आगे जो है बीजेपी को एक तगड़ी टक्कर दे सकती है, और ये आने वाले चुनाव में भी देखने वाली बात होगी।
तो ये आने वाले चुनाव में देखने वाली बात होगी। और सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की हम देख रहे हैं, जो हालात इस वक्त के हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या वाकई इस बार के जो 3 राज्यों के चुनाव हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत, या फिर अगर कहें उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती नजर आएगी। नाज़मीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नाज़मीन, कर्नाटक के बाद अगर बात करें तो राहुल गांधी का ये बयान आना कि कर्नाटक तो शुरुआत है, बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये भी जीतेंगे, साल 2024 के चुनाव में भी एक बड़ी सीट लेकर आएंगे। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का वाकई असर देखने को मिला? और जो जनता पहले धर्म और जाति पर सबसे ज्यादा फोकस थी, क्योंकि देखिए मैं बात करना चाहूंगा कि हर हर मोदी और घर घर मोदी के जो नारे 2014 के वक्त हमने देखे हैं, 19 के वक्त हमने देखे हैं, वो चीजें अब नजर नहीं आती है। तो जनता का वो धर्म और जाति से क्या वाकई विश्वास उठ गया? और क्या मुद्दों पर अगर फोकस कर रही है जनता तो बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को मिल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात बताएं, जब भी चुनाव आता है तो धर्म के नाम पर वो राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बार बार ऐसा नहीं हो सकता है। हर बार चुनाव में ये कोशिश की जाएगी कि जिस राज्य में चुनाव है हम वहाँ पर जाएंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। वो हर बार नहीं हो सकता। इस बार जनता यहाँ पर जान चुकी है कि कौन सी पार्टी उनके हक के लिए काम कर रही है, जनता से जुड़े मुद्दों को काम कर रही है, और कौन सी पार्टी उनके ही खिलाफ उतरती हुई नजर आ रही है। अगर इतनी ही सच्ची होती भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दे क्या हैं? महिलाओं के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, उन पर काम करती। काम ना करना साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है वो कर्नाटक तो जीती है, साथ ही साथ अन्य राज्य भी जीतती हुई नजर आएगी, साफ तौर पर जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अन्य राज्यों की अगर बात कर रहे हैं तो अन्य राज्यों में वाकई जिस तरीके की उपलब्धि हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी रणनीतियां तो बना रही है, लेकिन ये भी देखिएगा कि अगर अभी तक विपक्ष ये ही नहीं तय कर पाया है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या इस प्रधानमंत्री के चेहरे में राहुल गांधी को आगे रखा जाएगा या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगे रहेंगे? हालांकि इस रेस में कई बड़े नेताओं के नाम का जिक्र है, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र कर लें, अखिलेश यादव का जिक्र कर लें, नीतीश कुमार भी इसी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या ये सभी प्रधानमंत्री बनेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का एक ही चेहरा होगा। और क्या विपक्ष अगर तय ही नहीं कर पाएगी तो क्या एक बार फिर 24 का चुनाव मोदी जी जीत जाएंगे? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।